हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं जिसका नाम है किरण आरेख की बनावट। इसकी सहायता से किस प्रकार का प्रतिबिंब कहाँ रखने से कैसे बनता है, इन सारी चीजों को हम आज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि जब भी हम किरण आरेख की बनावट की बात करते हैं, ठीक ना, जब भी हम याद रखिएगा कि किरण आरेख की बनावट की बात करते हैं तो होता है कैसा। आपको कुल 4 नियम के हमेशा ध्यान में रखना होगा जब आप प्रतिबिंब का निर्माण करते होंगे या करिएगा तब। पहला बोला जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जाएगी, है ना, तो वो कहाँ से होके जाती है, इस नियम का आपको खासकर ध्यान रखना है। दूसरी बात में बोला जाता है कि फोकस की दिशा में अगर कोई आपतित किरण जाती है तो वो कहाँ जाती है ना, किसके समांतर होती है, सारे चीज को बताया जाएगा। अब उसके बाद बोलता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण जाती है तो उसका कैसा हाल होता है या कहाँ से होके जाता है। उसके बाद बोला गया कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जाता है तो उसका कैसे स्थिति रहती है। तो इन 4 नियम आपको याद रखना पड़ेगा और ये चारों नियम की सहायता से आप प्रतिबिंब को निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन चीजों के बारे में जानेंगे, फिर कैसे प्रतिबिंब बनता है इन सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको पहला जो है कि मुख्य अक्ष के सहायता, है ना, बोला जाता है पहला जो है मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण होता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर की बात बोले, है ना, तो आप पता होगा जब भी मैंने आपको दर्पण पढ़ाया होगा या नहीं पढ़े होंगे तो पिछला खोज करके इस वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर में आपतित किरण की बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा जब भी मुख्य अक्ष के समांतर बोलेगा, समांतर का मतलब होता है कि जब भी आप बराबर की बात बोला जाता है, जैसे कि आप ये दर्पण को देख सकते हैं ना, ये आप जानते हैं कि किस प्रकार का दर्पण है, तो आपको पता है कि ये जो दर्पण है ये एक प्रकार का कौन सा दर्पण है, तो आप जानते हैं इस दर्पण का नाम अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण आप बोला जाता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण रखा जाता है, यानी कि आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, तो आप जानते हैं कि इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। इसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब फर्क क्या है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, तो याद रखिएगा कि फोकस से होके जाती है। जब भी याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई अगर प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराएगा और एक ही जगह से जाएगा, वो कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, याद रखिएगा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ बोला गया कि आती प्रकाश की किरणें किरणें जो दर्पण से परावर्तन के बाद या परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है, तो फोकस से होके जाती है। पहला नियम बहुत आसान था कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराकर हमेशा याद रखिएगा कि फोकस से ही जाएगी। ये आपका पहला नियम है, ठीक ना। दूसरा नियम क्या कहता है, याद रखिए। दूसरा नियम बोलता है कि फोकस के दिशा में, है ना, आपतित किरण, अगर कोई फोकस की दिशा में आपतित किरण जाती है तो वो कहाँ से होके जाएगी, तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। ये जो आप एक प्रकार के देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ये तो आपको पता होगा अच्छी तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जब अवतल दर्पण है तो आपसे पूछा गया कि अगर फोकस की दिशा में कोई आपतित किरण जाता है, मतलब कोई जो किरण है वो फोकस की दिशा में जाता है तो उसका कैसा है, तो याद रखिएगा जब भी कोई फोकस की दिशा में आपतित किरण जाती है तो वो दर्पण से टकरा के बाद क्या होगा, याद रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। किसके समांतर हो जाएगा, तो याद रखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के फोकस, याद रखिएगा अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की जो किरण होती है, याद रखिएगा परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखिएगा किसके समांतर होता है, तो याद रखिएगा कि इसके समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर है। ये आपका दूसरा नियम, ठीक ना। तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से समझते, ठीक ना। तीसरा नियम बोलेगा क्या, बोला जाता है यहाँ पे कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आपतित किरण जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में अगर प्रकाश की किरण जाती है या आपतित किरण जाती है तो उसका कैसा हाल होगा, ठीक ना, मतलब हाल की मतलब स्थिति कैसा हो। आपसे पूछा जाता है जैसे कि दर्पण देख लीजिए, ठीक, ये आप एक प्रकार का अवतल दर्पण है।
तो याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछेगा कि ये दर्पण है ना, अवतल है, तो इसकी अगर वक्रता किरण से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसका कैसा हो स्थिति होगा। तो याद रखिएगा वक्रता किरण से कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो ये हमेशा क्या करता है कि 90 डिग्री कोण बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि भाई ये सब क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है। और लंब होने के कारण इस पे जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम से क्या हो जाती है, वापस लौट जाते हैं। याद रखिएगा कितना डिग्री का कोण बना के, तो 90 डिग्री का कोण बना के। अगर यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे 90 बढ़ता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आती किरण है, एक तो तुम्हारा क्या होता है कि ऊपर से आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और नीचे से जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर ऊपर से आ रहा है तो ये भी 0 डिग्री बना रहा है और नीचे से जा रहा है तो ये भी 0 डिग्री बना रहा है ना। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण 0 डिग्री बना के जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वही चीजों को मैंने लिखा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर क्या होता है, उसी दिशा में क्या हो जाते हैं, तो वापस लौट जाते हैं, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये आपका तीसरा नंबर है, ठीक है ना। अगला है आपका यहाँ पे कि ध्रुव के दिशा में, ध्रुव मतलब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये आपका जो गोलीय है, कभी आपने देखा होगा ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम ध्रुव कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसके मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके मध्य बिंदु को ही हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब बोला जाता है कि अगर कोई वस्तु पे हम ध्रुव पे ही रखते हैं, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पे जाता है, तो देखिए याद रखिएगा कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पे भेजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से अगर भेजिएगा तो आपको पता है कि जब भी आएगा तो एक कोण बनेगा आपका आपतन कोण और दूसरा कोण बनेगा आपका परावर्तन कोण, जी ना। और किसके नियम से, तो परावर्तन का नियम से। अब बीच में ये जो आप मुख्य अक्ष देख रहे हैं, ये एक प्रकार का अभिलंब का काम कर देता है ना, क्योंकि ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो मैंने उसी चीजों को लिखा कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें, है ना, ध्रुव पर भेजा जाता है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव पे जाती है, याद रखिएगा, जाती है, तो आपतन कोण एक प्रकार से क्या होता है आपका, एक आपतन कोण जो आई से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा बोला जाता है परावर्तन कोण, जिससे क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ये हमेशा क्या हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा बराबर होते हैं। किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से। ये तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे और अच्छी तरह से जानते भी होंगे, है ना। उसके बाद याद रखिएगा, और अभिलंब का कार्य मुख्य अक्ष करता है। याद रखिएगा, मैंने बता भी दिया कि ये जो मुख्य अक्ष देख रहे हैं आप, ये किसका कार्य करता है, तो अभिलंब का कार्य करता है। इतना तो आपको पता ही होगा, और ना पता होगा तो आपके लिए अच्छा है। अब इन चीजों के बारे में हमने देखा, कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों ने 4 नियम के बारे में देखा, ठीक ना। कुल मिला के हम कितने बारे में देखे, 4 नियम। और इसी की सहायता से आज जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण में किस किस जगह पर रखने के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कितना किया कि 4 नियम के बारे में जान लिया, ठीक ना। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्यान से समझिए। आगे हम लोग क्या करेंगे कि पहला नियम के पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज के बारे में, ठीक। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई वस्तु को स्थिति पहले पता कर लेना चाहिए, ठीक। आपको बोला जाता है यहाँ पे कि जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर हम रखेंगे वस्तु को, और रखने के कारण किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको हम देखेंगे। उसकी स्थिति कैसी होती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा नहीं बनता है, इन सारे चीजों पे हम ध्यान से अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले समझिए। पहला आपको बोला जाता है कि आपको कहाँ कहाँ पे रखना है। जैसे कि आप इस प्रकार से देख रहे हैं, एक प्रकार का अवतल दर्पण है, तो ये जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम याद रखिएगा ध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम फोकस कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं वक्रता, है ना, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद जो ये इसके बाद आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अनंत। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है, ठीक। अब इसी चारों के बीच में, पांचों के बीच में हम प्रतिबिंब रखेंगे, ठीक है। तो वो चीज आप समझते हैं, मैंने कुछ चीजों को आपको बताया। पहला बोला जाता है कि ध्रुव,
है ना। और यहाँ पे बोला जाता है कि फोकस के बीच में रखेंगे। पहला कहाँ कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं ध्रुव और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फोकस, इस पे हमको क्या करना है, प्रतिबिंब के इसके बीच में रखना है, ठीक ना। याद रखिएगा, इसके बीच में बोला जाता है। दूसरा जो बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला जाता है फोकस पर। तो दूसरा डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि फोकस पे ही रखेंगे वस्तु को। तीसरा कहा जाएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे किसी वस्तु को। और चौथा में रखेंगे डायरेक्ट हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे। पचपा में क्या करना है कि हमको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना है। और लास्ट में जो हमको क्या करना है कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, मतलब सीधे अनंत पे रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप इन चीजों को देखिए, कुल मिलाकर हमारा 6 प्रतिबिंब बनता है। और 6 प्रतिबिंब बनने के रीजन आपको सिंपल से यहाँ पे समझ में आ जाती होगी, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ जाइए, बस खाली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, पहला ध्रुव पे, दूसरा फोकस पे, तीसरा जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, चौथा जो है वक्रता केंद्र पे रखेंगे, और पांचवा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, और लास्ट में जो है हम अनंत पे रखेंगे। कैसा प्रतिबिंब बनता है, इतना आपको पता हो गई। तो चलते हैं सबसे पहला पे। सबसे पहला आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी सब बोल देता हूँ, आप पहला है आपको पता करना है यहाँ पे कि क्या कह रहा है। मैं फिगर बनाने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, इसलिए मैं आपको फिगर की सहायता से ही समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रकार का आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। ये चीज तो आपको पता है, ये एक प्रकार का आपका जो है, याद रखिएगा, ये आपका एक अवतल दर्पण है। फिगर पे फिगर नहीं बन रहा है, बताइए। इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, ये जो है आपका अवतल दर्पण है, ठीक ना। अब ये अवतल दर्पण होने के कारण क्या होता है कि हमने वस्तु को कहाँ रखा है, तो याद रखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है, यहाँ पे रखा है। तो याद रखिएगा, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर पहला नियम क्या कहता है, याद रखिएगा। पहला नियम क्या करता है, हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा है, अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं कि पहला नियम क्या पढ़ा है। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाता है, यानी कि ई नहीं, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित प्रकाश की किरण जाता है तो कहाँ से होके जाएगा, ये चीज के बारे में बताया जाता है। तो ध्यान से समझते हैं इन चीजों के बारे में। पहला नियम, ठीक ना। यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो किससे टकराएगी, तो आपको पता है कि दर्पण से टकराएगा। और दर्पण से टकराने के बाद आपको पता है कि दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगा, तो आपको पता है कि वो फोकस से ही जाएगा, है ना। पहला नियम तुम्हारा ये कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है कुछ इस प्रकार से, है ना, तो वो आपको भी जस्ट पता है कि अगर कोई वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में वापस लौट भी जाती है ना, 0 डिग्री का कोण बना के। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा कि एक किरण इधर की ओर जा रहा है, एक किरण इधर की ओर जा रहा है, तो कभी भी आपस में नहीं कटेगा। और आपको पता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तभी हम उसको प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। या तो ये मिल सकता है या तो आती हुई प्रतीत होगा, तभी हम इसको प्रतिबिंब करेंगे। लेकिन इसको हम आगे बढ़ाने से क्या हो रहा है कि ये कभी कट ही नहीं रहा है, या ना कभी मिलती हुई प्रतीत होने वाली है, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब तो बनने वाला नहीं है। अब नहीं बनेगा तो रीजन क्या है, इसको हम क्या किए, थोड़ा सा हम लोगों ने कल्पना किया, है ना। कल्पना किया कि भाई अगर ये पीछे है ना, ये पीछे की ओर बढ़ाते अगर नहीं कर रहा है तो हम कल्पना किए कि थोड़ा अगर आगे बढ़ा ले तो कहीं हो सके कि दर्पण के पीछे कट जाए, ऐसा सोचा मैंने। तो इसको क्या किया, ध्यान से समझिए, थोड़ा थोड़ा क्या किया हम लोगों ने, पीछे कर लिया। पीछे करने से थोड़ा थोड़ा इसको भी हम पीछे कर लिया। तो पीछे करने से पता चल जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर वो कट रहा है, ठीक ना। तो अभी जस्ट हमने प्रतिबिंब बताया था आपको कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, किसी बिंदु पे मिलता है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो देखो अभी वास्तव में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली मिलती हुई प्रतीत जरूर हो रही है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे कल्पना किया, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, कल्पना किया। याद रखिएगा, अब कल्पना करने का मतलब याद होगा आपको कि काल्पनिक भी होता है। तो हमने कल्पना किया, और याद रखिएगा कल्पना किया तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, है ना। क्या हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है। इसकी प्रकृति, तो प्रकृति हम लोग यही से देखने वाले हैं। याद रखिएगा प्रकृति में क्या होता है कि दर्पण से पीछे पड़ता है,
प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, याद रखिएगा, दर्पण से पीछे बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ए और ये जो आप देख रहे हो बी, ये एक प्रकार का वस्तु है, याद रखिएगा, इसको हम वस्तु कहते हैं। और ये जो यहाँ पे बना है, क्या बना है, ए डैश, और यहाँ पे आपका बना है बी डैश, इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतना बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण की पीछे बनता है। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जो है ये वस्तु का आकार देखिए और प्रतिबिंब का आकार देखिए, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, तो इधर बनता है तो वास्तविक बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए काल्पनिक है, और कल्पना की तो काल्पनिक भी बनता है, याद रखिएगा। और हमेशा जो बनता है ये प्रतिबिंब क्या बनता है, तो सीधा बनता है। तो कुल मिलाकर मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, क्या कहा गया है, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसकी प्रकृति हमको बताना। तो मैंने अभी प्रकृति आपको बता दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, पहला बोलता है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। जस्ट मैंने बताया कि ये जो प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब के पीछे बनता है। दूसरा मैंने बताया कि प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैंने कल्पना किया, और कल्पना करने की वजह से इस चीज को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं, मैंने काल्पनिक, तो इसको बोल सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक को ही हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं आभासी। इसी को क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा जो है आपका कि प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है। देखिएगा, वस्तु भी ए भी है और वस्तु ए डैश बी डैश, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, इतना याद रखिएगा, है ना। चौथा जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कितना बनता है, तो याद रखिएगा, बड़ा बनता है। आप इस वस्तु की स्थिति देख सकते हैं और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति देख सकते हैं, तो ये वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना। इतना बात समझ में, पहले आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इतना आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक ना। अब क्या करना है, दूसरा देखते हैं। ये ना दूसरा बोला जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है। अब क्या हो रहा है कि एक दर्पण है और दर्पण में आप फोकस पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो कैसा होगा। तो एक चीज मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, ध्यान से समझिएगा, कि ये अगर आपका दर्पण है, तो ये दर्पण है, तो आपको पता है कि ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के फोकस पे एक वस्तु को रखते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है किरण आरेख का, कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से होके जाएगा, तो आपको भली भांति पता है वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, इतना आपको पता है। दूसरा नियम लेते हैं कि अगर कोई वक्रता केंद्र से अगर लिया जाए, है ना, कुछ इस प्रकार से, इसका प्रतिबिंब कहां से बनेगा, तो आपको पता है कि जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। आप फर्क क्या है, ध्यान से समझिएगा। और एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब भी आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की निर्माण करते होंगे तो वहां पे एक बात याद रखिएगा कि पहला जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पहला जो आपका प्रतिबिंब है, अगर कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, केवल वही आभासी प्रतिबिंब बनता है, वही सीधा बनता है, वही आपका क्या होता है कि बड़ा बनता है। लेकिन बड़ा बनता तो है, लेकिन पहला प्रतिबिंब वही सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बाकी बात जितने भी 5 जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो सारे के सारे वास्तविक और उल्टा बनने वाले हैं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जाएगा तो फोकस से जाएगा, वक्रता केंद्र से जिस माध्यम में जाता है उस माध्यम में कोई भी किरण वापस लौट जाती है। अब बोला जाता है कि आप इसको जाके अनंत पे नहीं मिलाना है, तो देखिए ये ऑटोमेटिक अनंत पे जाके मिलेगा। हम इसको लेना चाहेंगे तो पता चलेगा हम ही खत्म हो गए, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये जाके ऑलरेडी क्या होगा, मिलेगा। समझी बात में आई? तो याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु को अगर फोकस पे रखा जाता है ना, फोकस पे रखा जाता है, उसका जो प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा अनंत पे बनता है। कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वो वास्तविक बनता है ना। कैसा, वास्तविक जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या, याद रखिएगा, वास्तविक, अनंत, वास्तविक, उल्टा होता है। और याद रखिएगा कि वस्तु से हमेशा क्या बनता है कि बहुत बड़ा बनता है। तो लिखना चाहते हैं तो वस्तु से क्या बनता है, तो याद रखिएगा बड़ा बनता है ना। तो याद रखिएगा उसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे रखी जाती है तो क्या होता है इसकी प्रतिकृति में, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पहला बोला गया अनंत पे बनता है। दूसरा बोला गया कि प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनता है, ये भी बोला गया है, जो कि मैंने बताया अभी। प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि वो बन कहाँ रहा है, तो अनंत पे बन रहा है। आई बात समझ में?
आ गई होगी समझ में। अगला जो है आपका यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगला बोला जाता है क्या समझते हैं। अगला तीसरा जो बोला जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अब क्या किया गया है कि जो फोकस जो होता है और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया गया है इसको, किसको, तो वस्तु को रखा गया। तो अगर कोई फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाने वाली है, तो फोकस से जाने वाली। उसी प्रकार से एक किरण हम वक्रता केंद्र से भी ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर लेते हैं तो वो जानते हैं नियम आपका सेम है कि जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा कोई भी किरण। तो क्या हो रहा है कि इसको जैसे जैसे पीछे आ रहा है वो कहीं ना कहीं कट रहा है ना, कट रहा है। तो एक तुम्हारा ए बी था और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए डैश और यहाँ पे हो जाएगा बी डैश। आई बात समझ में। तो प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ है इसको देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है आपका वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या होगा आपको पता होगा, उल्टा होगा, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बन रहा है ना। याद रखिएगा कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है ना। और ध्यान से समझने वाली बात है कि वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, कहाँ पे बनता है, तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो वही बात मैंने बताया कि जब वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो क्या बनता है, याद रखिएगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, यानी कि आपका ये जो वक्रता केंद्र और ये अनंत है इसके बीच में बनता है। दूसरा बोला गया कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी कि आपका जो ये है वास्तविक, वास्तविक होता है क्या है, तो याद रखिएगा उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब वास्तविक से है ना वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, थोड़ा ही बनता है बड़ा। आई बात समझ में, आ गई होगी, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे है आपका कि जब वस्तु, याद रखिएगा बोला जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। अब ये बहुत ही अच्छी मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्थिति है ये, कि बोला जाता है कि जब अवतल दर्पण के वक्रता पर ही केंद्र पर ही रख दिया जाता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब देखिए अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है किसी भी प्रतिबिंब को तो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस पे जाएगा। एक किरण हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जाएगा कहाँ, तो ये वस्तु पे जाएगा। तो ए बी जो वस्तु है वो किसके समांतर हो जाएगा, तो याद रखिएगा नीचे उसके प्रतिबिंब बन रहा है। रीजन ऐसा बताने के कारण कि जब भी वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र पर कोई प्रतिबिंब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, है ना। याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है प्रतिबिंब। आई बात समझ में। तो आपका जो यही चीज है कि जब भी इस पे रखा जाएगा वक्रता केंद्र पे बनेगा कहाँ पे प्रतिबिंब, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो बोलते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसकी प्रकृति क्या होगा। आई बात समझ में। तो प्रकृति में बोला जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक, है ना, प्रतिबिंब जो होता है याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है पहला। दूसरा बोलता है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तव में होता है क्योंकि उल्टा है यहाँ पे। प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से आकार के है ना बराबर बनता है। और याद रखिएगा कि जिस प्रकार से वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब जो बनता है इसकी जो स्थिति देख रहे हो ये वस्तु के एकदम बराबर बनता है। आई बात समझ में। एक दो और है आपका, यहाँ पे बोला जाता है, अगला है यहाँ पे कि जब वस्तु दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। जब वस्तु को हम दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसकी स्थिति कैसी होती है वो देखा जाए। देखिए अब क्या कहता है, क्या बोला गया है कि अनंत है ना और वक्रता केंद्र इसके और इसके बीच में रखा है तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो दर्पण से, एक किरण वक्रता केंद्र से लीजिएगा तो इसकी जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। कटा कहाँ पे, तो यहाँ पे कटा, है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कटा ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है ना, ये तो आप जानते हो, इसको हम कहते हैं वास्तविक, है ना, उल्टा होगा, है ना, प्रतिबिंब उल्टा होगा, है ना। उल्टाने के बाद में कई बार होता है कि कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है ना।
और याद रखिएगा उसी प्रकार से बोलता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता के अंत पर स्थित होता है तो उसकी प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति में याद रखिएगा प्रतिबिंब दर्पण की वक्रता के अंदर और फोकस के बीच बनता है, जो आप देख रहे हो अभी, है ना। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वो भी मैंने बता दिया। कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वो भी मैंने बताया कि वास्तविक हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार से क्या बनता है, तो देखिएगा तो वस्तु के आकार से यहाँ पे क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा। क्या बनेगा, याद रखिएगा वो वस्तु के आकार से छोटा बनता है, ठीक ना। अब क्या है, ध्यान से समझते हैं। अगला जो है आपका, याद रखिएगा इसमें कहीं दिक्कत नहीं। एक चीज देख लीजिएगा कि जब भी आपको बोलेगा ना आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना, जब भी आपको बोलेगा आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब, तो उसका मतलब हमेशा याद रखिएगा सीधा होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा इसका मतलब हमेशा सीधा होगा, ठीक ना। और जब भी आपको वास्तविक बोले तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, तो उल्टा होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं। अगला में है आपका यहाँ पे कि बोला जाता है कि जब, है ना, वस्तु दर्पण के अनंत और पर स्थित होता है। अब डायरेक्ट वस्तु को अनंत पे स्थित कर दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो, समझिए। यहाँ पे बोला जाता है कि, सॉरी, यहाँ पे जो बोला जाता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाता है ना, अनंत से कोई, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आता है, क्या बनता है, अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण, है ना, याद रखिएगा प्रकाश की किरण अगर आती है तो वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा वो हमेशा समांतर होती है। क्या होती है, वो हमेशा समांतर होती है। तो कोई अगर अनंत से प्रकाश की किरण आता है ना, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वो कहाँ से जाएगी, तो फोकस से होके जाएगी। और इधर से भी अगर जाएगा तो वो कहाँ से होके जाएगा, तो आपको पता है कि फोकस से होके जाएगा। तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ पे कटेगा, कहाँ पे आके मिलेगा, तो फोकस पे मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु दर्पण के अनंत पर स्थित होती है तो उसकी प्रकृति कैसा होगा, तो याद रखिएगा बोला जाता है कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। क्या बनता है, तो जस्ट मैंने बताया कि अनंत से कोई प्रकाश किरण तो कहाँ पे बनेगा, तो याद रखिएगा फोकस पे बनता है ना। दूसरा बोलता है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा, मैं एक चीज आपको ये बता दे रहा हूं कि पहला आपने देखा क्या, कि पहला जो होगा वो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, पहला फिगर का, है ना, याद रखिएगा। और वो क्या होता है, वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। और याद रखिएगा कि वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। पहला आपका ये बता दिए थे, इतना तो आपको पता है। दूसरा के बाद जितना भी आपने देखा सब के सब वास्तविक बन रहे थे। क्या बन रहे थे, वास्तविक। तीसरा भी वास्तविक ही बन रहा था, चौथा का भी वास्तविक बना, पांचवा का भी क्या बना, वास्तविक बना, और छठा का भी क्या बना, वास्तविक बना। केवल एक को छोड़ के, जब वस्तु को फोकस या वक्रता केंद्र पे रखा जाता है उसको छोड़ के बाकी बात सब वास्तविक बना। और वास्तविक होगा तो याद रखिएगा सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, बस थोड़ा सा उसके इमेज में ही थोड़ा सा परिवर्तन। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आज किस प्रकार से किरण आरेख की बनावट से हम लोगों ने, है ना, प्रतिबिंब बनाना सीख लिया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए क्या करते हैं कि यहीं पे रहने देते हैं, तो फिर से मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।